नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो है दोस्तों कॉन्फिडेंस के बारे में, जिसको हम बोलेंगे द स्वीट स्पॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। हम किसी बड़े काम को लाइफ में करना चाहते हैं तो हमें कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, अगर कॉन्फिडेंटली किसी काम को नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ, कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चार्ल्स डार्विन कहते हैं, इग्नोरेंस मोर फ्रीक्वेंटली बेगेट्स कॉन्फिडेंस दैन डज नॉलेज। कि जब कोई आदमी अज्ञानी होता है तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है बजाय कि एक समझदार आदमी के। इसलिए गलतियाँ भी अज्ञानी ज़्यादा करता है, समझदार आदमी कम करता है। क्योंकि एक समझदार आदमी के अंदर में कॉन्फिडेंस नॉर्मल लोगों से कम होता है, जहाँ नहीं होना चाहिए। और वहीं पर हम और आप कोई बड़ी गलती करने वाले हैं तो खूब कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। इस चीज़ को एक ख़ास नाम दिया गया है आज की वीडियो में। उसको हम बोलते हैं आर्म चेयर क्वार्टरबैक सिंड्रोम, बल्कि इसको मेडिकल टर्म में नाम दिया गया था एंटन सिंड्रोम। ये बहुत पुराना केस है जिसमें उर्सला मर्ज नाम की एक पेशेंट थी जो दर्जी का काम करती थी और उसको पता ही नहीं चला, धीरे धीरे उसकी आँख की रोशनी जा रही थी। डॉक्टर्स ने जब इन्वेस्टिगेशन किया, उसको ये भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो अंधी हो चुकी है। वो कहती है बार बार, कमरे की रोशनी जलाओ, कमरे की रोशनी जलाओ। इस तरह के बहुत से केसेस देखे गए हैं। इसको डॉक्टर्स ने एंटन सिंड्रोम कहा। इसका मतलब है कि हमारे सेल्फ अवेयरनेस में, अपने बारे में जानने में एक बहुत बड़ी डेफिसिट, एक ऐसी कमी जो कि आप कह सकते हैं अपनी कमी के प्रति कमी। अगर आप अंधे हैं तो आपको पता नहीं है कि आप अंधे हैं। ऐसी कोई बड़ी सी चीज़ हमारे साथ फिजिकल लेवल पे होती है। बट मैं अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उसका तो आपके डॉक्टर इलाज करेंगे, आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मेंटल डेफिसिट की, जहाँ पर आप मेंटली किसी चीज़ के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हैं। उसको मैंने नाम दिया है आर्म चेयर क्वार्टरबैक। अब तो मेरे घर में इसको एज अ वोकेबलरी यूज़ करते हैं। अगर मेरे बेटे को, मेरी वाइफ को या मुझे किसी को किसी बात पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो हम लोग हंसते हंसते यही कहते हैं, क्यों भाई, आर्म चेयर क्वार्टरबैक हो या इम्पोस्टर हो। तो इम्पोस्टर क्या है वो तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज मैं चाहता हूँ आप सब लोग एंटन सिंड्रोम को अच्छे से समझें इस केस से। ये एक सीरीज़ है थिंक अगेन नाम से, जो कि आप dkbrains.com में जाएंगे और सर्च करेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा। इसे BDM में आप सर्च करिएगा, BDM में, ठीक है। और फिलहाल वेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक अगेन, फिर से सोचो। ये सीरीज़ को हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमने अंदाज़ा लगाया था कि हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे और 1 घंटे का 2 घंटे हो गया, 2.5 घंटे हो गया, नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो हम लोगों को फिर से सोचना चाहिए नया रास्ता के बारे में। ऐसे ही लाइफ में भी हम लोग दोबारा सोचें नए तरीके से सिचुएशंस के बारे में। ये भी सीरीज़ 2-3 पार्ट में है। सबसे पहला पार्ट जो हमने चालू किया है उसमें हमको 3 फ्रेमवर्क मिला है। नॉर्मली हम लोग अपने थॉट्स को प्रीचर, प्रोसिक्यूटर और पॉलिटिशियन, मतलब अपने विचारों को प्रीचर, प्रोसिक्यूटर, पॉलिटिशियन के तरीके से बचाते हैं, दूसरों को हराने की कोशिश करते हैं, चाहे हम गलत ही हो क्यों ना हो। लेकिन हमको सीखना चाहिए बात करना साइंटिस्ट की तरह, सोचना साइंटिस्ट की तरह। ये पूरा का पूरा आएगा इंडिविजुअल रीथिंकिंग में। जब हम अकेले अपने आप को रीथिंकिंग कराते हैं तो ये मुश्किल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। आज बड़ी किस्मत से हम लोग गाड़ी में जब बैठे थे तो मजबूरी में एक बहुत अच्छी बावर्ची फिल्म राजेश खन्ना की हमने सुनी। बहुत अच्छी फिल्म है, मतलब उसमें हमारा ई सेंटर को री एजुकेशन होता है गुडनेस के बारे में, अच्छाई के बारे में। किस तरह से एक कैरेक्टर जो खुद बहुत अच्छा है, दूसरों की लड़ाई सुलझा रहा है, परिवार में शांति करा रहा है, प्यार करा रहा है। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा था ऐसा, मुझे पता नहीं, आप लोग मुझे बताइएगा, क्या आप लोगों के मन में अपने रिलेशनशिप्स को लेकर रीथिंकिंग हो रही थी? थोड़ी थोड़ी हो रही थी ना? तो ऐसे ही हर एक चीज़ के बारे में अगर हमारा माइंड रीथिंक कर सके। अभी देखो हमारे साथ ही वो इन्वॉल्व ही नहीं होता। बता रहा था कि एकदम अकेला अकेला डिप्रेशन टाइप में रहता है, उसको कहीं आने का मन नहीं करता, दोस्तों से मिलने का मन नहीं करता, जॉब पे गए, जॉब से आए, घर पे बैठ गए। तो उसको भी इस डिप्रेशन टाइप का जो फेज़ है उसको काटने के लिए
रीथिंक करना चाहिए। तो 3 पार्ट में ये सीरीज़ रहेगी, इनफैक्ट 4 पार्ट में, सॉरी। फर्स्ट पार्ट में इंडिविजुअल रीथिंकिंग, कैसे हम अपने आप को रीथिंकिंग करा सकें। दूसरा है इंटरपर्सनल रीथिंकिंग, ओपनिंग अदर पीपल्स माइंड, कैसे आप दूसरों का माइंड खोल सकें। तीसरा होगा कलेक्टिव रीथिंकिंग, कि कैसे आप पूरे समाज का रीथिंकिंग करा सकें। और चौथा है कंक्लूजन। देखा है, इसमें भी वैसा ही हो रहा है जैसा हमने हिडन टैलेंट में पढ़ा था। इंडिविजुअल लेवल पे आप कैसे मोटिवेट करें अपने आप को टैलेंट खोजने के लिए, उसके बाद मोटिवेशन कैसे खोजें अपने टैलेंट को डेवलप करने के लिए, और लास्ट में पूरे समाज का टैलेंट कैसे खोजें। 3 पार्ट में वो सीरीज़ थी, है ना। यहाँ पर भी 3 पार्ट में मोस्टली है, लास्ट में कंक्लूजन है। तो आज इसका सेकेंड चैप्टर चालू हो रहा है, जिसका नाम है आर्म चेयर क्वार्टरबैक एंड द इम्पोस्टर। आर्म चेयर क्वार्टरबैक एंड द इम्पोस्टर। आज मैं डॉक्टर, हमारे जो पैथोलॉजिस्ट, उनके घर पे गया था, मिला उनसे। उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, लेकिन उसमें से एक बच्चे का तो, छोटा वाला बच्चे का 5 साल की उम्र में बातचीत डेवलप हो जानी चाहिए, अभी तक नहीं हुई है, बात नहीं करता। 2 साल में बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं, 2.5 साल में बात करना शुरू कर देते हैं, तोतली आवाज़ में बोलते हैं। उनका बच्चा 5 साढ़े 5 साल का हो गया, बात नहीं करता। और उसका मोस्टली जो हम लोग पढ़ रहे हैं किताबों में, उसका वजह मेडिकल में बताते हैं कि बच्चे इंसानों से जब नहीं कनेक्ट करते हैं, मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, तो ऐसा कुछ हो जाता है। ब्रेन ही डेवलप नहीं होता बातचीत करने का। ऐसा ही कुछ होता है जवानों में, मतलब हम सब में, जब हम सोचना नहीं सीखते। किताबें हमें हेल्प करती हैं सोचने के लिए। इस चैप्टर के ज़रिए हम लोग पढ़ेंगे फाइंडिंग द स्वीट स्पॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस का वो स्पॉट पा सकें कि एकदम सही लेवल पे आपका कॉन्फिडेंस हो। कितनी अच्छी बात कही है चार्ल्स डार्विन ने। इग्नोरेंस मोर फ्रीक्वेंटली बिगेट्स कॉन्फिडेंस दैन डज नॉलेज। जब आपको कोई चीज़ नहीं पता है, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है बजाय नॉलेज से। इसका एग्जाम्पल है, उसको पैसे रुपए के बारे में, रिस्क के बारे में कुछ नहीं पता, तो उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और उसने अपने सारे पैसे डुबो दिए स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में। अगर वो किताबें पढ़ पाता, लोगों से मिल पाता, तो उसको कॉन्फिडेंस कम होता। इसलिए कह रहे हैं इग्नोरेंस, जब हमको अज्ञान होता है, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है बजाय नॉलेज से। तो कभी कभी कॉन्फिडेंस नहीं भी होना चाहिए अपने को, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ नहीं होना चाहिए। अब इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए आप लोगों को मेरे साथ पेशेंट होना पड़ेगा। मुझे याद है पिछली बार मैंने ये सारी वीडियोस बनाई थी, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि एक पॉइंट के बाद जाकर के ये बहुत थियोरेटिकल लगेगा। मतलब उसका प्रैक्टिकली एप्लीकेशन हमको लगेगा कि बहुत मुश्किल है। लेकिन इस चैप्टर में याद रखिएगा, हम लोग क्या करने की कोशिश करें, फाइंडिंग द स्वीट स्पॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, कि जितना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए उतना ही हो, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। अब पहला पार्ट, व्हेन उर्सुला मर्ज was admitted to the clinic, she complained of headache, back pain and dizziness severe enough that she could no longer work. जब उर्सुला मर्ज क्लिनिक में एडमिट हुई थी तो उन्होंने कहा उनका सर दुख रहा है, पीठ में दर्द है और डिजीनेस, थोड़ा चक्कर सा आ रहा था, इसलिए वो काम नहीं कर पाएंगी। ओवर द फॉलोइंग मंथ हर कंडीशन डिटेरियोरेटेड, और अगले महीने उनकी कंडीशन और ख़राब हुई। शी स्ट्रगल्ड टू लोकेट द ग्लास ऑफ वाटर शी पुट नेक्स्ट टू हर बेड। उनके बेड में बगल में ग्लास रखी थी पानी की, वो उसको पकड़ ही नहीं पा रही थी, छू नहीं पा रही थी। शी कुडंट फाइंड द डोर टू हर रूम, अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं छू पा रही थी, देख पा रही थी। शी वॉक डायरेक्टली इन टू हर बेड फ्रेम, और जब वो जा रही थी तो सीधे बेड से टकरा गई, जो बेड का फ्रेम होता है लकड़ी का, उससे टकरा गई। उर्सुला वॉज अ सीमस्ट्रेस इन हर mid-50s एंड शी हैडंट लॉस्ट हर डेक्सटेरिटी। उर्सुला एक सीमस्ट्रेस थी, मतलब बहुत अच्छी हेल्थ में थी, अपनी mid-50s में थी, और उन्होंने आज तक अपनी डेक्सटेरिटी, अपने कौशल को, अपनी शी वॉज बहुत एक्टिव थी, वो काम धाम कर पाती थी, ऐसा नहीं कि बूढ़ी हो गई हूँ। शी वॉज एबल टू कट डिफरेंट शेप्स आउट ऑफ पेपर विथ सीजर्स। सीमस्ट्रेस मतलब जो एक सिलता है आदमी, सिलता है जो, अच्छा सिलाई काम करता है, अच्छा वो दर्जी थी, अच्छा सीमस्ट्रेस, सेमस्ट्रेस दर्जी का काम करती थी, mid-50s में थी। थैंक यू यार। और उनको जब कागज़ दिया जाता था अलग अलग तरीके से, तो शेप में काट सकती थी,
जिस शेप में कहा जाता था उसमें काट लेती थी. शी वॉज एबल टू कट. शी कुड ईजली पॉइंट टू हर नोज, माउथ, आर्म, लेग्स एंड नो डिफिकल्टी डिस्क्राइबिंग हर होम एंड हर पेट्स. उनका माइंड को चेक करने के लिए डॉक्टर्स ने उनको पूछा नाक बताओ, तो अपने नाक को बता देती थी. मुंह कहाँ है, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, और अपने घर के बारे में बता सकती थी कि मेरा घर वहाँ है. अपने पेट के बारे में, अपने पालतू जानवर के बारे में बता सकती थी. सब कुछ उनको पता था अच्छे तरीके से. फॉर एन ऑस्ट्रियन डॉक्टर नेम्ड गैब्रियल एंटोन शी प्रेजेंटेड अ क्यूरियस केस. एक ऑस्ट्रियन डॉक्टर था गैब्रियल एंटोन के नाम से. वो बड़ा अजीब केस थी ये. When Anton put a red ribbon and scissor on the table in front of her, she couldn't name them even though she confirmed calmly and faithfully that she could see the presented objects. उनके सामने टेबल पे एक लाल रंग का रिबन रखा गया और एक कैंची रखी गई. तो वो उनका नाम नहीं बता पा रही थी, जबकि बोलती हैं मुझे दिख तो रहा है लाल रंग का कपड़ा, रिबन और कैंची रखी है. बोलती मैं देख पा रही हूँ लेकिन मुझे नाम नहीं पता उसका. अजीब चीज़ है. शी वॉज क्लियरली हैविंग अ प्रॉब्लम विथ लैंग्वेज प्रोडक्शन विच शी एक्नॉलेज्ड एंड विथ स्पेशियल ओरिएंटेशन. तो साफ साफ जाहिर है उनको दो प्रॉब्लम्स हो रही थी. एक तो वो भाषा से उनके ब्रेन में कुछ ऐसी चीज़ हो गई थी कि वो चीज़ों को देख पाती थी लेकिन उसका नाम नहीं डेवलप कर पा रही थी भाषा से. और दूसरा उनको स्पेशियल ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम हो रही थी. चलने फिरने में वो लड़खड़ा रही थी. इसे स्पेस में आप चक्कर खाते हैं, ऐसे उनको स्पेशल मतलब स्पेस में. आप जब देख रहे हैं सामने सीधे चलना है और सीधे न चल के आप टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्पेशियल. तो उनको स्पेशियल ओरिएंटेशन में और लैंग्वेज प्रोडक्शन में दिक्कत हो रही थी. येट समथिंग एल्स वॉज रॉन्ग. डॉक्टर्स कहते हैं लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ था. उर्सला कुड नो लॉन्गर टेल द डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड डार्क. उर्सला अंधेरे और उजाले के बीच में डिफरेंस नहीं बता पा रही थी. व्हेन एंटोन हेल्ड अप an object and asked her to describe it, she didn't even try to look at it but instead reached out to touch it. और जब डॉक्टर ने एक सामान उठाया, उनको बोला देखो ये क्या है बताओ, तो उसको देखा नहीं, उन्होंने सीधे उसको पकड़ने की कोशिश की, टच करने की कोशिश की. टेस्ट्स showed that her eyesight was severely impaired. उसके बाद जब टेस्ट हुआ तो पता चला उनकी आँखों की नज़र, दृष्टि काफ़ी कमज़ोर हो गई थी. Oddly, when Anton asked her about the deficit, she insisted she could see. लेकिन अजीब था, जब एंटोन ने उनसे पूछा क्यों, दिखाई दे रहा है, बोलती हाँ दिख रहा है. वो पूछ रहे थे कम दिख रहा हो तो बताओ कम दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, बोलती दिख रहा है साफ साफ. Eventually, when she lost her vision altogether, she remained completely unaware of it. और अंततः जब उनकी आँखों की दृष्टि पूरी तरह से ख़त्म हो गई तब भी उनको नहीं पता चला कि मैं अंधी हो चुकी हूँ. It was now extremely astonishing, Anton wrote, that the patient did not notice her massive and later complete loss of ability to see and she was mentally blind to her blindness. और ये बड़ा astonishing था, extremely astonishing था. मतलब चौंकाने वाला चीज़ था कि एक पेशेंट जिसको कि बहुत ज़्यादा और बाद में पूरी तरह से देखने की काबिलियत ख़त्म हो गई, अंधी हो गई, लेकिन उनको अपने अंधेपन के बारे में पता ही नहीं है कि मैं अंधी हो चुकी हूँ. ये अजीब केस था उनके लिए. इट वॉज़ लेट 1800s एंड उर्सला वॉजंट अलोन. और ये बहुत पुरानी बात है, ऑलमोस्ट 200 साल पहले की बात है, 1800 सन की बात है, और उर्सला अकेली नहीं थी. अ डेकेड लेटर न्यूरोपैथोलॉजिस्ट इन ज्यूरिच had reported a case of a man who suffered an accident that left him blind but was unaware of it despite being intellectually unimpaired. ऐसा ही एक और बंदे के साथ हुआ था ज्यूरिच में. न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने बताया कि एक आदमी को एक्सीडेंट हुआ था, वो अंधा हो गया था लेकिन फिर भी उसको इंटेलेक्चुअली अनइम्पेयर्ड था. बुद्धि से उसको लगता नहीं मैं ठीक हूँ. Although he didn't blink when a fist was placed in front of his face and couldn't see the food on his plate, he thought he was in a dark humid hole or a cellar. और ऐसा भी हुआ कि उसके आँख के सामने घूंसा मारने की कोशिश की, उसने पलक नहीं झपकाई. उसके सामने खाने पर प्लेट रखा गया लेकिन उसने उसको छुआ भी नहीं. उसको लगता था कि मैं एक अंधेरे ह्यूमिड कमरे में, एकदम ओस जिसमें ह्यूमिड, अंधेरा, ह्यूमिड मतलब थोड़ा पानी ओस टाइप का, जिसमें ह्यूमिड बहुत गर्मी और चिपचिपे कमरे में हूँ, और कुछ नहीं. अंधेरा मतलब बाहर अंधेरा है, मेरी आंखों में अंधेरा नहीं है, उसको ये लगता था. हाफ अ सेंचुरी लेटर a pair of doctors reported 6 cases of people who had gone blind but claimed otherwise. 50 साल बाद
डॉक्टर्स ने 6 और केसेस देखे जिसमें लोग अंधे हो चुके थे लेकिन फिर भी क्लेम करते थे कि हम देख सकते हैं. One of the most striking features in the behavior of our patient was their inability to learn from their experience, doctors wrote. और इसमें जो सबसे स्ट्राइकिंग चीज़ थी, जो सबसे नई चीज़ थी, वो ये कि ये पेशेंट्स अपनी कमी की वजह से, अपने अंधेपन की वजह से कुछ सीख नहीं पा रहे थे. एक अंधा आदमी जब जान जाता है कि मैं अंधा हूँ तो फिर नए तरीके से काम करने की कोशिश करता है. ये लोग नहीं सीख रहे थे. डॉक्टर लिखते हैं, as they were not aware of their blindness when they walked about, they bumped into furniture and walls but did not change their behavior. ये मरीज़ चलते थे, उनको कुछ दिखता नहीं था, दीवारों से टकरा जाते थे, फर्नीचर से टकराते थे. एक अंधा होगा तो शायद अपने आप को हाथ से टच करेगा, डंडी को लेकर के टच करके देखने की कोशिश करेगा, लेकिन ये लोग नहीं करते थे. When confronted with their blindness in a rather pointed fashion, they would either deny any visual difficulty or remark, it is so dark in the room, why don't they turn the light on? और जब उनको बहुत स्ट्रिक्टली बोला जाता था, अरे तुम अंधे हो चुके हो, तुम देख नहीं सकते, तो ये लोग सीधे मना करते थे, डिनाई कर देते थे, या बोलते थे तुम लोग झूठ बोल रहे हो, लाइट ऑन करो, अंधेरा मत रखो कमरे में. आई फॉरगॉट माई ग्लास और माई विजन इज़ नॉट टू गुड बट आई कैन सी ऑल राइट. ये भी कहते थे कि अरे मुझे चश्मा मैं भूल गया ना, या ये बोलते थे कि मेरा विजन उतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी मुझे सब कुछ दिख रहा है. द पेशेंट्स वुड नॉट एक्सेप्ट एनी डेमोन्स्ट्रेशन और अश्योरेंस विच वुड प्रूव देम देयर ब्लाइंडनेस. और अगर उनको कोई ऐसा तरीके से दिखाया जाने की कोशिश करे कि तुम अंधे हो, डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश करते थे, तो मानते ही नहीं थे, अपने अंधेपन को मानते ही नहीं थे. मुझे भी ये जो चश्मा लगा है ये 4-5 महीने पहले नहीं, 1 साल हो गया अब तो ऑलमोस्ट. और शुरू के 2-3 महीने तक मुझे लगता था कि लाइट कम है, क्योंकि जब मैं बालकनी में जाके पढ़ता था मैं पढ़ पाता था, कमरे में नहीं पढ़ पाता था. मुझे नहीं लगता था कि मैं कम देख पा रहा हूँ. ऑलमोस्ट 3-4 महीने तक शायद ऐसे ही चलता रहा अंधेपन के बारे में. खैर, दिस फिनोमेनन वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रोमन फिलोसोफर सेनेका, who wrote of a woman who was blind but complained that she was simply in a dark room. ये चीज़ जो मरीज़ों के साथ हुआ था, इसके बारे में एक रोमन फ़िलासफ़र, जैसे कृष्णमूर्ति थे ऐसे एक रोमन फ़िलासफ़र था सेनेका, उसने अपनी किताब में लिखा था. उसने बताया कि एक औरत थी जो अंधी थी लेकिन फिर भी वो बोलती थी मुझे अंधेरे कमरे में क्यों रखा है, लाइट जलाओ. इट्स नाउ एक्सेप्टेड इन मेडिकल लिटरेचर एज एंटॉन्स सिंड्रोम. इसको मेडिकल में एक नया नाम दिया गया है, एंटॉन्स सिंड्रोम. क्या? एंटॉन्स सिंड्रोम. एक सिंड्रोम मतलब बीमारियों का एक गुच्छा, जैसे AIDS, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. इसमें कि आपकी बॉडी के अंदर में इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, तो उसमें इन जनरल कुछ नहीं पता चलेगा आपको. सिंड्रोम मतलब मल्टीपल चीज़ों का एक गुच्छा. इसमें खाली अंधापन नहीं होता एंटॉन सिंड्रोम में, अंधेपन के साथ क्या क्या होता है? एक चीज़ और होती, डिजीनेस तो है, लेकिन एक मेन स्ट्राइकिंग चीज़ क्या है? हाँ, हम एकदम परफेक्ट है, हमारी गलती नहीं है. जब हम गलत हैं तो हम गलत नहीं हैं, हमको नहीं लगता कि हम गलत हैं. अ डेफिसिट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इन विच अ पर्सन इज ऑब्लिवियस टू अ फिजिकल डिसेबिलिटी बट अदरवाइज डूइंग फेयरली वेल कॉग्निटिवली. ये एक ऐसी कमी है जिसको हम बोलेंगे कमी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. हम में से हर इंसान अपने आप को जानता है कि वो क्या क्या जानता है और काफ़ी कुछ नहीं जानता, लेकिन जब हम अपने न जानने को नहीं जानते तब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. डेफिसिट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ का अवेयरनेस की कमी हो जाती है जहाँ पर एक आदमी ऑब्लिवियस होता है. ऑब्लिवियस मतलब उसको पता नहीं होता टू अ फिजिकल डिसेबिलिटी, कि उसके अंदर में कोई फिजिकल डिसेबिलिटी भी है, बट अदरवाइज डूइंग फेयरली वेल कॉग्निटिवली, लेकिन उसको अदरवाइज सब कुछ ठीक ठाक है. इट्स नोन टू बी कॉज्ड बाई डैमेज टू द ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द ब्रेन. ये ब्रेन है, इसके सामने जो होता है उसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, साइड में होता है उसको बोलते हैं पेराइटल लोब, और जो पीछे होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब. तो जब ऑक्सीपिटल लोब को चोट लगती है, डैमेज होता है, तब ऐसा कुछ होता है कि वो अंधा हो जाता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि वो अंधा हो गया है. येट आई हैव कम टू बिलीव दैट इवन व्हेन आवर ब्रेन्स आर फंक्शनिंग नॉर्मली वी ऑल आर वल्नरेबल टू अ वर्जन ऑफ एंटॉन सिंड्रोम. लेकिन ऑथर इस चीज़ का एग्जाम्पल देते हुए कह रहे हैं कि वो तो अंधेपन के बारे में है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम सब को अपनी लाइफ में ऐसा ही कुछ एंटॉन सिंड्रोम जैसा कुछ होता है. आँख के लिए नहीं, लाइफ के लिए, विचारों के लिए. वी ऑल हैव ब्लाइंड स्पॉट्स इन आवर नॉलेज एंड ओपिनियंस.
सबको पता है ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? हाँ। कैसे देखते हैं? तो मतलब दोनों हाथ को ऐसे रखते हैं, अंगूठा इधर उधर ले जाएंगे, जहाँ पे दिखना बंद हो। इधर उधर ले जाएंगे? नहीं, आपको अगर इस आँख का ब्लाइंड स्पॉट देखना है तो लेफ़्ट हैंड, राइट आँख का देखना है तो लेफ़्ट हैंड को ऐसे रखो आँख के सम सीट पे, और राइट हैंड को इससे चिपकाओ, और इसी उंगली को देखो जो सीधे खड़ी है सामने, उसको देखो, और इस उंगली को दाहिनी 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 ले जाओ, और फिर ये पॉइंट आ गया मेरा, ये मेरी उंगली गायब दिख नहीं रही है मुझे, देखते रहिए, ये हाँ गायब हो गई। इस पॉइंट पे जाके गायब हो जाती है उंगली। देखा? तुमने देखा? ऊपर का इतना चला जाता है। ये इतनी उंगली दिखती नहीं है। किस उंगली को देख रहा था? मैं इसको देख रहा नहीं, आप इस वाले हाथ को, हाँ, और इससे ये, इससे और ये वाले को यहाँ रखो, और अब धीमे धीमे दूर दूर करो, यहीं आस पास में करते रहो, फिर पास ले आओ, दूर ले जाओ, पास ले आओ, दूर ले जाओ, मेन फोकस धीरे धीरे करना। तो आपको अचानक से ये उंगली का ये ऊपर का हिस्सा गायब हो जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम कुछ देखते हैं तो वो देखना इसलिए होता है क्योंकि बाहर की दुनिया की एक फ़ोटो बनती है हमारी आँख के पर्दे पर, और पूरा आँख का पर्दा बना हुआ है इंटेलिजेंट रॉड्स एंड कोन्स से। वो रोशनी के को सेंस करने वाली मशीन है, लेकिन एक पॉइंट है जहाँ पर कोई रॉड्स एंड कोन्स नहीं है, वो एक तरह से दरवाज़ा है, और वहाँ पर जब कोई रोशनी पड़ती है तो उसकी फ़ोटो बनती नहीं। उसको बोलते हैं आँख के अंदर ब्लाइंड स्पॉट। तो ऑथर कह रहे हैं वी ऑल हैव ब्लाइंड स्पॉट्स इन आवर नॉलेज एंड ओपिनियंस। हम सब के अंदर में नॉलेज के बारे में, ज्ञान के बारे में और अपने ओपिनियंस के बारे में ढेर सारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। मतलब ऐसे स्पॉट जहाँ पर हम गलत होंगे लेकिन हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम गलत हैं। द बैड न्यूज़ इज़ दैट दे कैन लीव अस ब्लाइंड टू आवर ब्लाइंडनेस। और बुरी खबर ये है कि एक आदमी को जब नहीं पता होता तो कम से कम वो चौकन्ना हो जाता है, चुप हो जाता है। कहते हैं, इसलिए अंग्रेज़ी में कहावत है, स्पीच इज़ सिल्वर बट साइलेंस इज़ गोल्ड। बेवकूफ़ आदमी हो तो चुप रहो, किसी को नहीं पता चलेगा तुम बेवकूफ़ हो, लेकिन अगर तुम बोल दोगे, कुछ गलत बोलोगे तो तुम साबित हो जाएगा बेवकूफ़ हो, इसलिए चुप रहो। लेकिन जो आदमी को पता नहीं है कि वो बेवकूफ़ है, वो तो बोलता रहेगा, वो दिख जाएगा सबको बेवकूफ़ है। दैट गिव्स अस फॉल्स कॉन्फिडेंस इन आवर जजमेंट एंड प्रिवेंट्स अस फ्रॉम रीथिंकिंग। हम में से ज़्यादातर लोग, 99% लोग, जो कुछ भी सोचते हैं उसके बारे में हम लोगों को होता है फॉल्स कॉन्फिडेंस। जो भी हम सोच रहे हैं एकदम सही सोच रहे हैं, और इसी वजह से हम रीथिंकिंग नहीं कर पाते। रीथिंकिंग, हमने जो चीज़ एक बार सोच लिया हम उसी पर कायम रहते हैं। The good news is that with the right kind of confidence we can learn to see ourselves more clearly and update our views। और अच्छी खबर ये है कि हम अपने आप को सिखा सकते हैं सही तरीके से अपने आप को सोचना, साफ साफ सोचना और अपने व्यूज़ को अपडेट करना। अगर इस पूरी सीरीज़ को हम कवर कर सके तो आप लोगों को कमाल की डिसीजन मेकिंग आएगी, कमाल की। दुनिया में लोग कॉम्पिटिशन्स करते हैं डिसीजन लेने के, टूर्नामेंट होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसको। तो बोल रहे हैं अगर आप इसके ज़रिए समझ पाए अपनी कमी को, अपनी ब्लाइंडनेस को, तो आप लोग बहुत सही टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएंगे। इन ड्राइवर्स ट्रेनिंग वी वर टॉट टू आइडेंटिफाई आवर विजुअल ब्लाइंड स्पॉट्स एंड एलिमिनेट देम विद द हेल्प ऑफ मिरर एंड सेंसर्स। जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर की सीट पे हम पीछे जो विजुअल ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जिसके ज़रिए हम आंखों को नहीं दिख रहा है, तो शीशे से उसको ठीक कर लेते हैं, अपने आप को दिखाते हैं। इन लाइफ सिंस आवर माइंड डोंट कम इक्विप्ड विद दोज टूल्स वी नीड टू लर्न टू रिकॉग्नाइज आवर कॉग्निटिव ब्लाइंड स्पॉट्स एंड रिवाइज आवर थिंकिंग अकॉर्डिंगली। अब चूँकि ज़िंदगी में इस तरह से टूल्स तो आते नहीं माइंड के अंदर में, शीशा लगा हुआ हो, कैमरा लगा हुआ हो कि हम अपनी गलतियों को देख सकें, इसलिए हम लोगों को ये खुद ही करना पड़ेगा। अपने एक तरह से किताब पढ़ करके, सोच करके हम ब्रेन के अंदर में कैमरा लगा रहे हैं, ब्रेन के अंदर में शीशे लगा रहे हैं ताकि हम देख सकें, नए तरीके से देख सकें। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया उसने उर्सुला मर्स के ज़रिए कि जैसे आँखों की ब्लाइंडनेस होने के बाद भी उनको नहीं पता होता, ऐसे ही हमारे अंदर में भी अकल की ब्लाइंडनेस है लेकिन हमको पता नहीं होता। जो आदमी को पता होता है वो फिर
अपने रास्ते को ठीक कर पाता है। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अ टेल ऑफ टू सिंड्रोम्स, एक कहानी जहाँ पर दो सिंड्रोम्स की कहानी है। मज़ेदार है ये, दो अलग अलग टाइप के लोगों की कहानी होगी। याद रहे इस चैप्टर का नाम है आर्म चेयर क्वार्टरबैक एंड द इम्पोस्टर। आर्म चेयर क्वार्टरबैक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इम्पोस्टर सब जानते हैं हम लोग। इम्पोस्टर मतलब जो मेन वो है कल्प्रेट। कल्प्रिट। हाँ, इम्पोस्टर मतलब जो फर्जी बोल रहा है। मान लीजिए मैं आशीष शुक्ला नहीं हूँ, जैसे बचपन में इसको मैं बोलता था मैं तुम्हारा असली पापा नहीं, तुम्हारे असली पापा को मैंने किडनैप करके कहीं फेंक दिया, मैं उनका डुप्लीकेट हूँ यहाँ। और ये मुझे देखता था घूर कर, फिर मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछता था, फिर मैं झूठ मूठ का उसका गलत आंसर देता था। बोलता आप सही बताओ, आप मेरे पापा हो ना, आप ही मेरे पापा हो ना। बोलता नहीं, तुम्हारे पापा को मैंने किडनैप कर लिया है, मैं इम्पोस्टर हूँ। मैं इसको ऐसा बोलता था, डर जाता था। बाद में इसको मैं हग वग करता था, पप्पी देता था, तब जाके इसको जान में जान आती थी, चलो मेरे पापा ही। उसको बोलते इम्पोस्टर। और आर्म चेयर क्वार्टरबैक बड़ी अच्छी चीज़ है। जो पीछे बैठता है तो नहीं मैं बताता हूँ। वो जो लोग बैठ के कहते हैं कि अरे उसको ऐसे खेलना चाहिए था यार। आपको जिस मुद्दे पर कुछ पता नहीं है और फिर भी आप बड़े समझदारी से कमेंट दें, अरे यार मोदी को ऐसे देश चलाना चाहिए था, हाँ। इनको ऑपरेशन ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। हाँ, क्रिकेट में भी होता है। ऐसे होता है, लाइफ में भी हम यही करते हैं। तो ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस के ज़रिए सिखाया जाएगा। क्या सीखेंगे इसमें? फाइंडिंग द स्वीट स्पॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, कैसे आप सही लेवल का कॉन्फिडेंस लें, ना ज़्यादा ना कम। कल और पढ़ते हैं।